आरबीआई की मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा के बाद हम बात कर रहे हैं आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन से। डॉक्टर राजन, आपने 3-4 पॉइंट्स बताए कि क्यों आपने रेट कट नहीं किया। तो आपने कहा कि मॉनसून पे क्लैरिटी चाहिए आपको, आपने कहा कि ट्रांसमिशन कम हुआ है, लोगों की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, थोड़ी कोर इन्फ्लेशन बढ़ गई है और फेड का आपको इंतजार है। तो मॉनसून से अगर शुरुआत करें, इस महीने के आखिर तक उम्मीद है कि मॉनसून पे क्लैरिटी हो जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि वो नहीं सितंबर भी है, 2 महीने हैं अभी, देखते हैं क्या होता है। यानी सितंबर एंड में ही आपको मॉनसून पे क्लैरिटी होगी अगली पॉलिसी तक। सितंबर में बीच में भी क्लैरिटी हो सकती है, बट देखते हैं। आपने आपके जो पॉलिसी स्टेटमेंट है पूरा डिटेल हमने उसमें पढ़ा, आपने कहा है कि अच्छी खासी सोइंग देखने को मिल रही है और सरकार ने काफी कदम भी उठाए हैं। तो आप सेटिस्फाइड नहीं है कि अगर मान लीजिए पिछले साल भी तो मानसून 12% कम ही हुआ था ना, पर लगता है कि सरकार मैनेज करने को तैयार है? मैनेज करने को तैयार है और काबिल भी है, लेकिन ये आईएमडी का लेटेस्ट फोरकास्ट देखिए, वो कहते हैं कि ओवरऑल रेनफॉल अभी भी 88% होगी लॉन्ग पीरियड एवरेज की। तो वो देख के वी हैव टू बी अ लिटिल कंसर्न्ड, थोड़ा ऐसे कंजर्वेटिव होना चाहिए इस फोरकास्ट को देख के। तो देखते हैं, अभी 2 महीने ही हैं, 2 महीने में तो पूरी दुनिया बदल नहीं जाएगी। तो अगर आईएमडी का फोरकास्ट सही साबित हुआ तो फिर आपको लगता है कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसलिए अब रेट कट का केस नहीं बनेगा? नहीं, मैंने ये पहले भी कह चुका हूं कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लो मॉनसून टू हाई फूड प्राइसेस टू हाई इन्फ्लेशन। These things can be stopped. तो अगर सरकार अच्छी तरह काम करती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो होगी, then you can stop inflation also through food management. तो we have to see. आप क्या देख रहे होंगे, आप वॉच क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि मॉनसून कम भी हुआ फिर भी अगर सरकार ने काम किया तो आप सेटिस्फाइड होंगे। तो आप क्या पैरामीटर्स देख रहे होंगे सरकार से? आप कुछ हम मॉनसून भी देखेंगे, हम फूड मैनेजमेंट भी देखेंगे, हम दाम भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। वी हैव टू वॉच ऑल दीज। तो सर्विस में जो इन्फ्लेशन है वो सर्विस टैक्स बढ़ने की वजह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार के कदम का असर है, वो कहीं भी आपको डिमांड का इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है। वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि वी शुड सब्ट्रैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ द सर्विस टैक्स, बट सर्विस टैक्स के इफेक्ट्स तो दे जस्ट स्टार्टेड। We have to see how it plays out. लेकिन और चीजें भी हैं उसमें, जैसे कि अर्बन एरियाज में भी सीइंग सम साइंस ऑफ वेज ग्रोथ, तो देखना पड़ेगा। तो आज की तारीख में जब आप कह रहे हैं कि आप इस बेस इफेक्ट के अलावा भी देख सकते हैं सारे फैक्टर्स को, आपने इनफैक्ट इन्फ्लेशन का जो अनुमान था वो थोड़ा कम किया है जनवरी मार्च के लिए, और उसके बाद भी आपको रेट कट करने की जगह नजर नहीं आई। अगर आप थोड़ा सा हमें समझाएं कि आप इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी क्या देख रहे हैं? पिछली बार जब हमने प्रेडिक्ट किया था, हमने ये कहा था कि इन्फ्लेशन टारगेट से थोड़ा ऊपर है, 6.3 था उस वक्त। अब ये 2.2% हमने नीचे किया उस एक्सपेक्टेशन को, तो लगता है 6.1 जनवरी मार्च में होगी। तो उससे कम होना चाहिए टू एक्चुअली बी बिलो आवर टारगेट। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर टू सी हाउ मच रूम वी हैव। तो आप ये कह रहे हैं कि जब आपका अनुमान ये हो कि 6% से नीचे इन्फ्लेशन आ जाएगी तब आप रेट कट करेंगे? जब हम ये कह सकते हैं कि रेट कट करने के बाद इन्फ्लेशन 6% से नीचे होगी, तब हम रेट कट कर सकते हैं। ओके। चूंकि आपने फूड इन्फ्लेशन पे काफी हद तक एम्फेसिस रखा है, एक पॉपुलर बिलीफ ये भी है, ज्यादातर कह सकते हैं एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि फूड इन्फ्लेशन को आप इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई लोन लेकर तो लोग अपना खाने का बिल नहीं भरते हैं। ये सही बात है। हम फूड इन्फ्लेशन को डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसको सप्लाई शॉक कहते हैं। लेकिन सप्लाई शॉक के बाद और कुछ भी हो सकता है। जब फूड का दाम बढ़ जाता है तो ये जो लेबरर्स हैं वो कहेंगे कि हमें और खर्च करना पड़ता है खाने के लिए, तो उनके वेजेस ऊपर जाएंगे। उनके वेजेस जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट ऊपर जाएंगे और जगह में कॉस्ट ऊपर जाएंगे। तो इसको सेकेंड राउंड इफेक्ट कहते हैं। तो हमारा कोशिश ये है कि
फूड इन्फ्लेशन को अकोमोडेट करके सेकेंड राउंड इफेक्ट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम। कि ये मुमकिन है कि एक तरफ फेड रेट बढ़ाता हुआ नजर आए और दूसरी तरफ आरबीआई उसी दौरान रेट घटा रहा हो, इनके बीच में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, थोड़ा तो टेंशन है, लेकिन सिचुएशन तो अलग है। हम तब रेट काटेंगे जब हमें लगेगा कि महंगाई कम होगी, और फेड इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वहां पे लगता है कि महंगाई बढ़ रही है। तो सिचुएशन अलग है दोनों देश में। किस तरह का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ सकता है जो आप कह रहे हैं कि वॉलेटिलिटी होगी, ट्रांसमिशन अगर आप कहें कि इंडियन इकोनॉमी या इंडियन मार्केट पे किस तरह का इम्पैक्ट? नहीं, जब भी ऐसा स्थिति पैदा होता है जहां लगता है कि फेड बढ़ाने वाली है रेट्स, तो पूरे इन्वेस्टर दुनिया में एक रिस्क ऑफ जैसे माहौल पैदा होता है, और वो कहते हैं कि हमें रिस्क की जगह से निकलना है। तो रिस्क की जगह मतलब इमर्जिंग मार्केट्स, उभरते बाजार, और वहां से भागते हैं। थोड़ी देर के लिए हर जगह से भागते हैं, फिर कहते हैं हम पैसे कहाँ डालेंगे। तो यूएस में अभी भी इंटरेस्ट रेट्स कम है, तो कहेंगे ठीक है हर जगह से तो नहीं भाग सकते हैं, चलो वापस जाते हैं। तो कहाँ जाएंगे वापस? जब वो ऐसे सोचेंगे, मेरे ख्याल में वो सोचेंगे कि इंडिया एक स्टेबल जगह है, वहां पे जा सकते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं इंडिया के, तो इसलिए मेरे ख्याल में पैसे वापस आएगी वो इनिशियल वॉलेटिलिटी के बाद। आपने कल कॉन कॉल में इस पर एक प्रेफरेंस भी दिया था कि अगले साल क्या ऑटोमेटिकली आपका टारगेट 5% पे शिफ्ट हो जाएगा? हमने ये कहा कि if we are trying to reach the middle of the band by 2018, तो beginning of 2017 में 5% होगी और 2018 में 4% होगी। लेकिन what we are doing is first reach the 6%. Once we are inside 6%, we are inside the band, which is the first step. Then we are not subject to punishment. We don't have to report to the government why we did not fulfill our this thing. So we've at least fulfilled the first part. उसके बाद we have to move gently towards the second part. तो अभी आपका जो कमिटमेंट है वो 6% का है? अभी तो कमिटमेंट 6% का है। तो अगले साल फिर से आप सरकार के साथ ये 5% का नया एग्रीमेंट करेंगे? देखिए, वो हार्ड टारगेट है कम विद इन 6%. दैट इज द अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट. Then it would be appropriate to go to the middle part, because then you don't come out of the band very easily, right? And we have said we want to go towards the middle path in 2 years, and we've put some this in. But first let us hit the first part. तो ये डिसीजन आरबीआई का होगा या सरकार का होगा, या दोनों मिलकर लेंगे कि अब वक्त आ गया है 6 से 5? गवर्नमेंट को जो कहना था गवर्नमेंट ने कह दिया कि यू हैव टू स्टे विद इन दिस बैंड, और अगर आप बैंड के बाहर जाएंगे तो आपको हमें यह कहना पड़ेगा कि हाउ आर यू गोइंग टू गेट इनसाइड द बैंड. दैट इज द sort of homework that we have to do. Okay. That is all that is fixed. The rest is up to us. Okay. तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल आपका कमिटमेंट 4% प्लस -2% का जो बैंड है वो है, और आप खुद से आरबीआई अपना टारगेट रिवाइज करेगा जब आपको लगेगा कि हाँ वक्त आ गया. तो जरूरी नहीं है कि अगले साल यानी अप्रैल में आकर के आप अपना नया टारगेट दे दें. हमें मार्केट को प्रिपेयर करना है वेयर वी आर गोइंग ओवर द नेक्स्ट ईयर. So as soon as we start moving closer to the end of the year, we'll start saying where we are going. But that right now, what we are saying is 6% by January. ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होने के बाद भी आपको नहीं लगता कि गवर्नर के पास वीटो होना चाहिए. इसके पीछे आपकी क्या वजह है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेकर के? कंट्रोवर्सी तो चलती है इस देश में. वीटो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मेरे पास अभी वीटो है, और जब वीटो है तो एक आदमी निर्णय लेता है, वो गवर्नर, और बाकी सारा जो apparatus है वो सिर्फ एडवाइस देने के लिए है, और अल्टीमेटली गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उसको कुछ
अच्छा नहीं लगता है तो वो वीटो कर सकता है। तो इसमें तीन प्रॉब्लम्स हैं मैंने कहा था। एक ये है कि शायद और लोगों को भी कुछ आइडिया हो, कुछ नॉलेज हो, तो कमेटी में वो नॉलेज शेयर हो जाता है। लेकिन अगर एक आदमी के पास डिसीजन है तो वो अल्टीमेटली वो बस एडवाइस होता है, उसका जो व्यूज हैं वो स्थापित होते हैं, वो प्रिवेल हो जाते हैं। तो एक तो ये है, एक प्रॉब्लम ये है कि कमेटी के व्यूज एग्रीगेट नहीं होते हैं जब एक आदमी के पास वीटो है। सेकंड, उस आदमी पे काफी दबाव आ सकता है, अंदरूनी दबाव, क्योंकि हम सोचते रहते हैं ये करेंगे तो ये हो सकता है, वो करेंगे तो वो हो सकता है। तो काफी टेंशन, इंटरनल टेंशन होता है और एक्सटर्नल टेंशन भी होता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर भी आ जाती है। आपने जो कहा था इंडस्ट्री बॉडीज, ये वो वगैरह। तो अल्टीमेटली जब कमेटी डिसाइड करती है तो वो प्रेशर थोड़ा डिसिपेट हो जाती है। यू कांट प्रेशर अ कमेटी, सो दैट्स सेकंड रीजन। थर्ड इज कंटिन्यूटी। अगर एक कमेटी मेंबर बाहर हो जाता है, कमेटी कैन स्टिल हैव अ व्यू एंड पब्लिक और इन्वेस्टर्स जानते हैं दिस इज लार्जली ए डविश कमेटी या हॉकिश कमेटी या न्यूट्रल कमेटी, वो जानते हैं। अभी अगर गवर्नर में बदलाव हो जाता है तो यू हैव नो आइडिया कि न्यू गवर्नर व्हाट ही विल डू, एंड इन अ सिचुएशन वेयर यू आर trying to give expectations about the medium term, there has to be continuity in policy. There has to be a sense that it's not to say that the governor doesn't have oversized influence. Governor will always have oversized influence, as Greenspan had, as Bernanke had, as Mervyn King had. But there is some continuity, and therefore investors can be a little more confident that policy continuity will be there. These are three reasons. From RBI side, we want to make sure that the transition from the existing structure where one man makes it, advised by people, to the committee is a seamless one, and we needed to get some confidence there. तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं या आपकी क्या बातचीत हुई? वो government has to present the details of the committee. I'm saying the structure of the committee is such as to give us confidence. पर जो फॉर्मेट बताया जा रहा है कि अगर 7 में से 4 मेंबर सरकार की ओर से नॉमिनेट होते हैं। Let me clarify. The IFC code proposition is not what I'm talking about. I'm talking about an agreement with the government which was reached separately and is something that both the government and the RBI feel comfortable with. तो आप ये कह रहे हैं कि वो उस फॉर्मेट से अलग हटकर एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें आरबीआई का से ज्यादा होगा? No, I'm not going to go further into it. किस तरह के मेंबर्स आपको लगता है कि इस कमेटी में होने चाहिए? जब आप कहें कि डाइवर्स, एक्सपर्ट्स होने चाहिए ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बट थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी का। तो जो अभी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है वैसा ही कॉम्पोजिशन ठीक है? समथिंग लाइक दैट इज, क्योंकि इसमें सारे इकोनॉमिस्ट नहीं है। दैट इज, आई मीन डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट मॉडल्स। कई देशों में बिजनेसमैन भी हैं कमेटी पे, कई देशों में एक्सपर्ट्स हैं। यूएस में ज्यादातर एक्सपर्ट्स हैं, या बैंकिंग प्रोफेशनल्स या इकोनॉमिस्ट्स। सो इट वेरीज। तो आपके मुताबिक कौन सा मॉडल होना चाहिए? वो तो आई मीन I think government has to talk to RBI and we have to figure out what structure there is comfort about. ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे कि सरकार की ओर से वो मॉडल सामने आए। लेकिन एक और बात जो हाल के दिनों में आई कि 3 साल में सीपीआई का टारगेट बदलने वाला जो प्रपोजल है उस पर भी आप रजामंद नहीं है? आपको लगता है कि चेंज नहीं होना चाहिए? वो तो आई थिंक ये जो अग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ ऑन फ्रेमवर्क ऑफ इन्फ्लेशन, that immediately says this is a framework which doesn't have any time bound nature. तो ये तो चलेगी. So I don't think that every 3 years we're going to explore this framework. I think this is already decided and it will be the whatever IFC will have to be changed if it is ever brought in to accommodate this framework. तो आप कह रहे हैं कि सरकार के साथ जो सहमति हुई है उसमें ये भी शामिल है कि हर 3 साल में चेंज नहीं होगा? हाँ.
उनको समझ में नहीं आया कि ये रिपोर्ट करना है नहीं करना है। आपने एक दो बार ऐसी कुछ बातें कही हैं। देखिए वो एक क्लोज डोर फंक्शन था स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं वो स्टूडेंट्स को भाषण दे रहा था, उनको थोड़ा एंथुसियास्टिक बनाने के लिए, और मैंने ये कहा, काफी चीजें कहा था कि देश में देश में अच्छे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, आप बन सकते हैं, पढ़ के आप अच्छे इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, आप देश सेवा कर सकते हैं। तो मैं एक वैसे मैसेज दे रहा था। ये जो बात बाहर जिस तरह से छपके आई कि आपने कहा कि अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं हैं इसलिए अच्छी पॉलिसी नहीं बन रही। हाँ, तो ये डिस्टॉर्शंस जो जब हाफ रिपोर्टिंग होता है, और प्रॉब्लम ये है अगर मैं फुल रिपोर्टिंग अलाउ करता हूं तो ऐसा लगेगा कि मैं तो रोज स्पीच दे रहा हूं। वैसे रोज 4 स्पीच के डिमांड आ जाते हैं मेरे पास कि यहाँ दे दो, वहाँ दे दो, ये कॉलेज में, वो इनॉग्रेशन में। तो इसलिए मैं कभी कभी स्पीच देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि क्लोज डोर इवेंट है, लेकिन जो लीक आउट हो जाता है वहां से वो हाफ ट्रूथ्स हैं, हाफ फिनिश, और लोग कंप्लीट करते हैं। इसने कहा कि अच्छे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, इसलिए वो जो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अच्छे नहीं हैं, और देयरफॉर पॉलिसी एडवाइस भी अच्छी नहीं है। मैं एक जनरल स्टेटमेंट कर रहा था कि जो इकोनॉमिस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉलिसी डिस्कशंस को, वो जनरल इक्विलिब्रियम थिंकिंग है। क्योंकि ज्यादातर जो लोग बिजनेस से आते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि हम ये पॉलिसी लेते हैं, उसका इफेक्ट बाकी जगहों में क्या होगा और वो रिएक्शन क्या होगी। ये हम फर्स्ट क्लास इकोनॉमिस्ट को बताते हैं कि यू हैव टू थिंक दिस वे। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है पॉलिसी मेकिंग में, मेरे ख्याल में जो कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूं वो ये जनरल इक्विलिब्रियम थिंकिंग है कि this thing doesn't happen just because you pull this lever. Lot of other things also happen. You have to tell policymakers all these other things happen, and then they'll take their decision. But this is your contribution to policy making. अच्छे इनपुट आएंगे तो अच्छी पॉलिसी बनेगी। Exactly. बिल्कुल। तो चूंकि जब ये ऐसी बातें सामने आती है तो हमको भी इसी तरह से उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि आप फिर क्लैरिफिकेशन देते नहीं, आज आपने दिया। तो हम ये कहते हैं कि कुछ बातें शायद आप एज प्रोफेसर रघुराम राजन कहते हैं, गवर्नर रघुराम राजन के तौर पे नहीं कहते, ऐसे समझना चाहिए। ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि मेरे 2-3 रोल हैं। एक तो गवर्नर का रोल है, एक एज एन इंडियन सिटीजन आई हैव अ रोल टू ट्राई एंड गेट द नेक्स्ट जनरेशन एक्साइटेड, तो उसका भी, एंड टीचिंग इज माई थर्ड रोल। सो हाउ डू आई कंबाइन ऑल 3 roles? एज अ पब्लिक पर्सन, what I'm trying to do is keep aside the governor role, which is the public event in which everybody is invited, from the private event where I'm trying to do the other 2 roles. But it's harder. That's why I don't do too many of these. और ये भी कुछ लोग मानते हैं कि चूंकि आप गवर्नर सुब्बाराव या रेड्डी साहब की तरह सिस्टम से नहीं आए हैं, आप एक तरीके से एक फ्रेश व्यू लेकर के बाहर से आए हैं, इसलिए आपको जब ऐसे मौके होते हैं तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आप एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बट यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द पोजीशन ऑल्सो कि रिप्रेजेंट एन इंस्टीट्यूशन, आप इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, तो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनरली डोमिनेट, कि आप कभी कभी प्रोफेसर के हैट वेयर कर सकते हैं, पहन सकते हैं, और कभी कभी वो सिटीजन का हैट पहन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर गवर्नर का हैट पहनना चाहिए। ओके। एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, जब ये पूरी चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा लगता है कि आपकी बात सुनी तो जाती है, क्योंकि बजट में ये डाउट आया था कि पीडीएमए आ रहा है और शायद आपको पूरी तरह कंसल्ट नहीं किया गया। फिर कॉन कॉल में आपने ये कहा कि आपको नहीं लगता कि अभी ये सरकार की प्रायोरिटी है, और हमने देखा कि वो फिलहाल के लिए पीछे आ गया, शायद उस पर फिर से कंसल्टेशंस आगे बढ़ी होंगी। अब जब आप कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे एग्रीमेंट हो गया है, तो पीडीएमए पे भी कोई एग्रीमेंट हुआ है? पीडीएमए पे हम चर्चा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में अग्रीमेंट तो होगी।
We are not against PDMA. We just have to structure it such that it can perform its functions. I think we will get an agreement very soon. उस समय इनफैक्ट जब ये चर्चा हो रही थी तो हमने पुराने गवर्नर से बात करनी शुरू की, तो रेड्डी साहब ने एक कहानी सुनाई कि जब वो डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने पीडीएमए के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी और गवर्नर जालान जो उस समय थे उन्होंने कहा कि ये तो नहीं चल सकता जब तक सरकार आरबीआई के ऊपर डिपेंडेंट है अपने लोन के लिए मैनेज करने के लिए। तो आप जब ये एसएलआर धीरे धीरे कट कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि सरकार की डिपेंडेंस इस तरह से कम की जाए कि आरबीआई की मदद के बिना पीडीएमए काम कर पाए? नो, पीडीएमए का फायदा तब है जब सरकार मार्केट को डायरेक्टली अप्रोच करती है और कैप्टिव बायर्स नहीं है सिस्टम में। तो जब लोग कहते हैं आरबीआई में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि हम रेगुलेटर्स भी हैं, हम एसएलआर सेट करते हैं। तो अगर हमें गवर्नमेंट डेट बेचना है तो हम एसएलआर को ऊपर रखेंगे बिकॉज वी वांट अ कैप्टिव ऑडियंस। सो दिस इज द एंटायर रीजन फॉर पीडीएमए। तो if you have SLR high continuing to be high, then there's really no point of PDMA because you still have the captive audience. तो हमें नीचे ले आना है gently, keeping in mind the capacity of the market, so that government can sell debt directly to the market. That will happen over time. जैसे आपका एक मीडियम टर्म महंगाई का टारगेट है, एसएलआर का भी कोई ऐसा टारगेट है कि इस लेवल पर आने के बाद आप कह सकते हैं कि अब जगह बनती है? मेरे ख्याल में अभी तो नंबर पे हमें थोड़ा एनालिसिस करना है कि और देशों में क्या है, और ये जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं बाज़ल के वो भी देखना है कि हाउ दे फिट इन विद एसएलआर। बट वी कैन कम अप विद अ नंबर। आई एम कॉन्फिडेंट दैट इट इज बिलो वेयर वी आर नाउ। तो कब तक आपको लगता है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और पीडीएमए की क्या टाइमलाइन है, कब तक हो जाए? मॉनेटरी पॉलिसी तो लेजिस्लेशन पे डिपेंड करती है क्योंकि पार्लियामेंट हैज टू चेंज आरबीआई एक्ट, विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल। अगले साल भर में भी हो सकती है, देखते हैं। ऑन पीडीएमए आई थिंक उसमें भी थोड़ा लेजिस्लेशन की बात चल रही है। अगेन आई थिंक सेम टाइम फ्रेम व्हेन पार्लियामेंट कैन एक्ट एंड हाउ दैट मूव्स फॉरवर्ड। आई डोंट थिंक ये महीनों की बात है, सालों की बात है। पीडीएमए सालों की बात है? दोनों सालों की बात है क्योंकि लेजिस्लेशन चाहिए। लेजिस्लेशन तो में तो टाइम लगता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।